गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अतुल कुमार शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्री केमिस्ट्री बाय शर्मा जी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम लोग बात करेंगे संक्रमण तत्वों के गुणधर्म की, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो लोग मुझसे नए जुड़ रहे हैं सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी के लिए सबसे पहले प्राप्त हो सकेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग संक्रमण तत्वों के गुणधर्म। कमर कस लीजिएगा, कॉपी पेन ले लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी लोग सामने बोर्ड पर देखिएगा, मैंने आपके सामने संक्रमण तत्वों की प्रॉपर्टीज को लिख रखा है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं इन्हीं पॉइंटों के अंतर्गत संक्रमण तत्वों की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करूंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं और हर वर्ष एग्जाम में इन प्रॉपर्टीज से प्रश्न बनता है। वो प्रश्न 1, 2 या फिर 3 नंबर का हो सकता है, तो हम लोग इनको डिटेल में भी पढ़ेंगे। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं आप एक बार देखिए। मैंने यहाँ पर कुल मिलाकर के 12 प्रॉपर्टीज लिख रखी हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली प्रॉपर्टीज मैंने लिख रखी है ठोस अवस्था, दूसरी प्रॉपर्टीज धातु, तीसरी प्रॉपर्टीज गलनांक व क्वथनांक, चौथी प्रॉपर्टीज आप देख रहे हैं घनत्व, पांचवी प्रॉपर्टीज आयनन ऊर्जा, छठी प्रॉपर्टीज आप देख रहे हैं परावर्ती संयोजकता, सातवीं प्रॉपर्टीज आप देख रहे हैं रंग, आठवीं प्रॉपर्टीज आप देख रहे हैं चुंबकीय गुण, नवीं प्रॉपर्टीज आप देख रहे हैं संकुल निर्माण, 10वीं प्रॉपर्टीज मैंने लिख रखी है उत्प्रेरणीय गुण कैटालिसिस प्रॉपर्टीज, उत्प्रेरणीय गुण। 11वीं प्रॉपर्टीज मैंने लिख रखी है रासायनिक सक्रियता, 12वीं प्रॉपर्टीज मैंने लिख रखी है मिश्र धातु। तो ये 12 प्रॉपर्टीज को हम लोग पढ़ेंगे। एक और प्रॉपर्टीज बता दूं, एग्जाम में कई बार पूछा गया है तो मैं उसको यहाँ पर लिखे देता हूं, अंतरकाशी यौगिक का निर्माण। आप एक बार देख लीजिएगा, मैं यहाँ पर लिखे देता हूं अंतरकाशी यौगिक का निर्माण, अंतरकाशी यौगिक का निर्माण। तो कुल मिलाकर के हम लोग 13 प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं फिर एक एक पॉइंट को पहले रनिंग वे में एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद फिर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, सबसे पहली प्रॉपर्टीज ठोस अवस्था। मैं आप सभी के लिए बताना चाहूंगा कि जितनी भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, जितने भी संक्रमण तत्व हैं, उन सब की भौतिक अवस्था ठोस होती है। पॉइंट से समझना, एक एक पॉइंट को नोट करना। जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, जितने भी संक्रमण तत्व हैं, उन सब की भौतिक अवस्था ठोस होती है, केवल एक अपवाद छोड़ करके। कौन सा वो अपवाद है मैं बता दूं, मरकरी Hg को छोड़कर। मैं यहां पर लिखे देता हूं मरकरी को छोड़कर। क्यों छोड़ करके? क्योंकि आप सब जानते हैं कि मरकरी लिक्विड स्टेट में भी पाई जाती है, मरकरी लिक्विड द्रव अवस्था में भी होती है। तो एक प्रश्न आपको यहां से मिल गया कि कौन सा एलिमेंट लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, कौन सा एलिमेंट जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है लिक्विड है। तो मरकरी यानी पारा ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। बाकी जितनी भी तुम्हारी एलिमेंट्स हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जिनको संक्रमण तत्व कहते हैं, वो सब के सब क्या हैं, ठोस हैं। क्लियर होगी बात। चलिए मैं दूसरे प्रॉपर्टीज की बात करता हूं।
दूसरी प्रॉपर्टीज कॉपी पर नोट भी करते रहेंगे बच्चों। दूसरी प्रॉपर्टीज है धातु। दूसरी प्रॉपर्टीज में मैंने हेडिंग डाली है धातु। अब मैं इसको एक्सप्लेन करके बताता हूं, आप सुनिएगा। ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, जो संक्रमण तत्व हैं, सभी ट्रांजिशन एलिमेंट्स धातु होती हैं। मैं लिखे भी देता हूं, सभी संक्रमण तत्व, सभी संक्रमण तत्व क्या होती है बच्चों? मेटल्स होती है, धातुएं। क्लियर होगी बात? सभी ट्रांजिशन एलिमेंट, जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो सबके सब मेटल्स हैं, सबके सब धातु हैं। अब इनमें ये धात्विक गुण आता कहां से है? ये मेटल होती हैं। मैं बताना चाहूंगा कि इनमें ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, इनके अंदर ये मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स आता कहां से, धात्विक लक्षण आता कहां से? तो आप सुनिएगा। मैं यहां पर स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर रहा हूं। ये मैंने नाभिक बना दिया और इस नाभिक के चारों ओर मैं कक्षाएं बना देता हूं। ये नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होंगी। ध्यान से समझना मेरी क्लास में। पॉइंट अगर आपको कोई समझ में ना आए तुरंत कमेंट्स बॉक्स में बताना। ये मैंने नाभिक के चारों ओर कक्षाएं बना दी। आप देखिए, ये मैंने कक्षाएं बना दी। अब आप सब ये जब जानते हैं कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, जो संक्रमण तत्व होते हैं, उनके सबसे लास्ट वाले कोष में बच्चों NH2 होता है। क्या विन्यास रहता है बच्चों? NH2। इतनी बात सब जानते हो। और लास्ट का जो विन्यास है NH2, इससे पहले कौन सा विन्यास होता है? तो आप ये भी जानते हैं N-1 D की पावर 1 to 10। सबसे बाह्यतम कोष में NH2 और उससे पहले वाले कोष में N-1 D ऊपर 1 to 10। ये सारी बातों को मैं स्पष्ट करा चुका हूं अपने प्रीवियस वीडियो में। जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, आप पहले प्रीवियस वीडियो को देखिएगा जा करके। मैंने वहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बताया था, उसको एक्सप्लेन किया था बहुत ही सरल तरीके से। आप उसको देखिएगा। तो आप देख रहे हैं सबसे बाह्यतम कोष में NH2 है, जितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं? जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। और आप सब जानते हैं कि जितनी भी धातुएं होती हैं वो सब के सब इलेक्ट्रॉन्स को त्याग करके धनायन बनाती हैं। वो सभी इलेक्ट्रॉन्स को त्याग देती हैं, धनायन बनाती हैं। इसी प्रकार से जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ये जो संक्रमण तत्व हैं, ये अपने बाह्यतम कोष के ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इनको त्याग देता है, इनको त्याग देता है। तो इसके अंदर धात्विक लक्षण अर्थात इलेक्ट्रॉन को त्यागे जाने का लक्षण किस कारण से उत्पन्न होता है बच्चों? तो सबसे बाह्यतम कोष में जो NH2 इसका विन्यास है, ये बाह्यतम कोष के 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है, यानी NH2 कक्षक ये विन्यास संक्रमण तत्वों को मेटल की कैटेगरी में लेकर के आता है। ये अपने बाह्यतम कोष के 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देता है, और त्याग कौन करता है? मेटल्स करती हैं। इसीलिए संक्रमण तत्वों को क्या बोला जाता है? मेटल बोला जाता है। ये सब की सब जितनी भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो धातु हैं। अब ये क्वेश्चन आपके लिए कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी संक्रमण तत्व धातु होती हैं, क्यों? क्योंकि ये बाह्यतम कोष का जो NH2 आप विन्यास देख रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देती है। कोई समस्या? आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बताता हूं। अगला कैरेक्टर, अगला लक्षण, अगली प्रॉपर्टीज आपके सामने लिख रखी है, गलनांक व क्वथनांक। संक्रमण तत्वों का गलनांक और क्वथनांक कैसा होता है मैं बता दूं आपके लिए, एक लाइन में खत्म कर दूंगा और फिर कारण बताऊंगा इसका। तो संक्रमण तत्वों के जो गलनांक और क्वथनांक हैं, अर्थात मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट,
मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये दोनों बच्चों कैसे होते हैं, तो ये हाई होते हैं। ध्यान रखना, आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि संक्रमण तत्वों के गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं, तो मैं बता दूं आपके लिए कि संक्रमण तत्वों के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। अब कोई प्रश्न आपसे कर रहा है कि गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं क्यों, कारण बताना पड़ेगा, क्योंकि साइंस है सर। क्वेश्चन अगर आपसे कोई पूछा जाएगा तो किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। वेस्ट नॉलेज आपको चाहिए तो फ्री केमिस्ट्री बाय शर्मा जी को ज्वाइन करें, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा सर। एमपीवीपी हाई होते क्यों, मैं रीजन बताता हूं। क्योंकि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, जो संक्रमण तत्व आप देख रहे हैं जिनकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इन संक्रमण तत्वों में बच्चों दो प्रकार के बंध पाए जाते हैं, दो प्रकार के बॉन्ड आते हैं। कौन कौन से बॉन्ड आते हैं? एक तो बच्चों बॉन्ड आता है धात्विक बंध। कौन सा बंध आता है? एक बंध आता है धात्विक बंध बच्चों, ध्यान रखना, और दूसरा बंध आता है सहसंयोजी बंध। दो बंध इसमें पाए जाते हैं। मैं आगे इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, पहले मैं रनिंग वे में कंप्लीट फटाफट इसके सारी केमिकल प्रॉपर्टीज जो 12-13 हैं उनको मैं एक्सप्लेन कर लूं, फिर मैं एक एक पॉइंट को और डीपली एक्सप्लेन करूंगा। जैसे मैंने बताया कि संक्रमण तत्वों के गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं। दूसरी बात मैंने बताई कि एमपीवीपी यानी गलनांक क्वथनांक उच्च क्यों होते हैं, तो मैंने कहा कि संक्रमण तत्वों में दो प्रकार के बॉन्ड पाए जाते हैं, एक धात्विक बंध, दूसरा सहसंयोजी बंध। इन दो दो प्रकार के बॉन्ड की उपस्थिति के कारण इसका गलनांक क्वथनांक उच्च होता है। मैं आगे चर्चा करूंगा, आगे प्रश्न बनाऊंगा कि संक्रमण तत्वों में दो प्रकार के बॉन्ड धात्विक और सहसंयोजी दोनों प्रकार के बॉन्ड पाए जाते हैं क्यों, मैं एक्सप्लेन करूंगा सर। अभी आपको ध्यान रखना है इसके एमपीवीपी हाई क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें दो दो प्रकार के बॉन्ड धात्विक और सहसंयोजी उपस्थित होते हैं, और दो प्रकार के बॉन्ड अगर होंगे तो उसका एमपीवीपी तो सर हाई हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला पॉइंट आप देख रहे हैं बोर्ड पर लिखा हुआ है घनत्व, डेंसिटी। संक्रमण तत्वों का घनत्व कैसा होता है, तो आपके सामने देख रहे हैं, मैंने एक नीचे की लाइन को नहीं रफ किया है, क्योंकि हम जानते हैं संक्रमण तत्वों में दो दो प्रकार के बॉन्ड हैं, धात्विक भी है, सहसंयोजी है, और जिसके अंदर दो दो प्रकार के बॉन्ड होंगे उसका एमपीवीपी हाई होगा, और साथ ही साथ उसकी डेंसिटी भी ज्यादा हो जाएगी सर। क्लियर हो गई बात? ध्यान रखना, दो दो एक स्थान नहीं, दो दो स्थान हैं, एक धात्विक बंध है, एक सहसंयोजी बंध है। जब दो दो प्रकार के बॉन्ड होंगे तो घनत्व ऑटोमेटिक ज्यादा हो जाएगा। तो ध्यान रखना, इसकी डेंसिटी भी हाई होती है, इसका घनत्व भी ज्यादा होता है। तो संक्रमण तत्वों का जो घनत्व है बच्चों वो ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि दो दो प्रकार के बॉन्ड उपस्थित हैं, सहसंयोजी बंध और धात्विक बंध। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, शर्मा जी है ना। अगली हेडिंग बोर्ड पर देखिएगा, लिखी हुई है आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा को इंग्लिश में आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी किसे कहते हैं? आयनन ऊर्जा। तो पहले तो ये पता हो कि आयनन ऊर्जा है क्या, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे कि संक्रमण तत्वों की आयनन ऊर्जा कैसी होती है, कितनी होती है। मैं बताता हूं आयनन ऊर्जा क्या है। एक मिनट देखिए, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर। हमारे पास में ये नाभिक है और नाभिक के चारों ओर में वृत्ताकार कक्षाएं बना देता हूं। देखिएगा सर, ये मैंने वृत्ताकार कक्षाएं बना दी।
बस आपको ध्यान से देखना है। ये मैंने वृत्ताकार कक्षाएं बना दी और इसके सबसे बाहरी कक्षा में मैंने इलेक्ट्रॉन को दिखा दिया। नाभिक के सबसे बाहरी कक्षा में मैंने इलेक्ट्रॉन को दर्शा दिया। अब इस नाभिक के सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है, आप इस इलेक्ट्रॉन को पृथक करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? पृथक करना चाहते हैं। और पृथक करने के लिए साहब आपको ऊर्जा की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी? ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो जितनी भी आपको ऊर्जा की आवश्यकता होगी मैं लिखे देता हूं, आवश्यक ऊर्जा। इस नाभिक के सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित, नाभिक के सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए आपको जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है सर, वह ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है। बहुत ही सरल, मक्खन की तरह डेफिनेशन है सर। नाभिक के बाह्यतम कोश में उपस्थित, सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहते हैं। क्लियर? और संक्रमण तत्वों की जो आयनाइजेशन एनर्जी है, जो आयनन ऊर्जा है बच्चों, वो ध्यान रखना, ये किस में आती है? डी ब्लॉक में ही तो आती है। ये डी ब्लॉक के तो एलिमेंट्स हैं। तो मैं बता दूं कि जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, पॉइंट नोट कर लेना, काम में आएगा। क्योंकि यहां पर जितनी भी बातें आपको मेरे चैनल पर प्रोवाइड कराई जाएंगी एकदम सटीक और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एस ब्लॉक के एलिमेंट से तो बच्चों इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, एस ब्लॉक से ज्यादा होगी। और दूसरा बच्चों मैं बता दूं आपके लिए, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो पी ब्लॉक एलिमेंट से कम होगी। बहुत सरल चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, रीजन हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले तो हम सभी लोग जितनी भी प्रॉपर्टीज है उसको एक्सप्लेन करने, फिर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो आयनाइजेशन एनर्जी, संक्रमण तत्व की आयनन ऊर्जा एस ब्लॉक के एलिमेंट से ज्यादा और पी ब्लॉक के एलिमेंट से कम होती है। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे चर्चा करता हूं। अगली हेडिंग, परिवर्ती संयोजकता। परिवर्ती संयोजकताएं, पहले तो मैं ये बता दूं परिवर्ती संयोजकताएं हैं क्या, इनसे क्या मतलब है। तो आप सब जानते हैं Fe पर 2 पॉजिटिव भी होता है, Fe पर 3 पॉजिटिव भी होता है। इसी प्रकार Cu पर पॉजिटिव भी होता है और Cu पर 2 पॉजिटिव भी होता है। Mn पर मैं बता दूं, Mn पर 2 पॉजिटिव से लेकर के +7 तक की संयोजकताएं पॉसिबल है। Mn पर +2 से लेकर के, हाँ एक बात और बता दूं, Mn पर +1वीं वैलेंसी होती है, Mn पर +1वीं वैलेंसी हो सकती है। तो आप देख रहे हैं Fe पर 2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव भी, Cu पर पॉजिटिव 2 पॉजिटिव भी, Mn पर 2 पॉजिटिव से लेकर के 7 पॉजिटिव तक वैलेंसी हो सकती है। एक ही एलिमेंट सर, एलिमेंट, एक ही एलिमेंट, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, लेकिन उस पर वैलेंसी ज्यादा, +2 भी, +3 भी, प्लस भी, +2 भी, +2 से लेकर के +7 तक एक ही एलिमेंट के द्वारा एक से अधिक वैलेंसी, एक से अधिक संयोजकताएं जब प्रदर्शित की जाती हैं तो ऐसी संयोजकताएं परिवर्ती संयोजकताएं कहलाती हैं।
क्लियर हो गई बात। जब किसी एलिमेंट के द्वारा एक से अधिक संयोजकताएं प्रदर्शित की जाती हैं तो ऐसी संयोजकताओं को परिवर्ती संयोजकताएं कहते हैं। आई होप आपको परिवर्ती संयोजकताएं समझ में आ गई। फिर आपको ये भी पता होगा कि ये जो Fe है आयरन डी ब्लॉक का एलिमेंट है, संक्रमण तत्व है। Cu कॉपर डी ब्लॉक का एलिमेंट है। Mn डी ब्लॉक का एलिमेंट है, संक्रमण तत्व है। इसका मतलब संक्रमण तत्व भी परिवर्ती संयोजकताएं प्रदर्शित करते हैं। क्लियर बात? क्यों करते हैं हम आगे चर्चा करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियोस को अपलोड करूंगा जिसमें सारे प्रश्न इसके क्लियर किए जाएंगे। अभी यहाँ पर केवल हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो आप देख रहे हैं मैंने क्या बताया कि ऐसे सभी तत्व जो एक से अधिक संयोजकताओं को प्रदर्शित करते हैं तो ये सभी संयोजकताएं परिवर्ती संयोजकताएं कहलाती हैं। और आप देख रहे हैं कि जितने भी तुम्हारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, जितने भी संक्रमण तत्व हैं, वो सभी परिवर्ती संयोजकताएं प्रदर्शित करते हैं। चलिए मैं अगले पॉइंट की बात करता हूं, मैं अगले गुण की बात करता हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप सामने देख रहे होंगे मैंने आपके सामने दो प्रॉपर्टीज को लिख रखा है, जिनमें एक प्रॉपर्टीज है रंगीन आयन और दूसरी प्रॉपर्टीज है चुंबकीय गुण। जी हां, मैं दोनों पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो मैं सबसे पहले इस पॉइंट को बताऊंगा कि जितने भी तुम्हारे संक्रमण तत्व मैं यहां पर लिखता हूं, आप अपनी कॉपी पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे कि संक्रमण तत्व रंगीन आयन तथा रंगीन आयन भी बनाते, यौगिक भी बनाते हैं सर। रंगीन आयन तथा रंगीन यौगिकों को निर्माण करते हैं। रंगीन यौगिक बनाते हैं। पॉइंट को नोट कर लेना। क्यों बनाते हैं मैंने बताया, सारे पॉइंट्स में नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगा। अभी यहां पर केवल प्रॉपर्टीज। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का अगला गुण क्या बताया मैंने कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं, जो संक्रमण तत्व हैं, वो रंगीन आयन या रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं। एक स्पेसिफिक यौगिक बनते हैं सर, इसके स्पेसिफिक क्वालिटी वाले आयन बनते हैं, रंगीन होते, आकर्षक दिखते हैं। क्लियर हो गई बात? अगला है चुंबकीय गुण। मैं चुंबकीय गुण की बात करता, चुंबकीय गुण को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, ध्यान से चुंबकीय गुण की बात सुनेंगे। जितने भी तुम्हारे संक्रमण तत्व हैं वो सबके सब अनुचुंबकीय होते हैं। मैं यहां पर लिख भी देता हूं अनुचुंबकीय। संक्रमण तत्व किस प्रकार की चुंबकीय प्रॉपर्टीज को शो करते हैं तो वह अनुचुंबकीय होते हैं। आ लिखा है सर, क्या लिखा है? आ का मतलब हुआ आकर्षण। क्या हुआ बच्चों? आकर्षण। जो आकर्षण दिखाएगा अनुचुंबकीय होगा, जो प्रतिकर्षण दिखाएगा प्रतिचुंबकीय होगा। तो ये अनुचुंबकीय होते हैं क्योंकि आकर्षण दिखाते हैं। और फिर आ का मतलब समझिए, आ का मतलब अकेला। जो अकेला होगा वो आकर्षण दिखाएगा, जो आकर्षण दिखाएगा वो अनुचुंबकीय होगा। देखिएगा मैं बताता हूं। आप सभी को पता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो डी कक्षक होता है, कितने कक्षक बनते हैं डी के लिए? 5 बनते हैं। जो डी कक्षक होता है उसमें बच्चों
अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन सबको मैं बता चुका हूं अपनी प्रीवियस वीडियो में। अगर डी ब्लॉक अपूर्ण है, मैंने बोला था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तब डी ब्लॉक का एलिमेंट संक्रमण तत्व कहलाएगा। अगर डी ब्लॉक कंप्लीटली फिल हो गया, पूरा भर गया, तो वो डी ब्लॉक का एलिमेंट तो होगा लेकिन संक्रमण तत्व नहीं होगा। तो बच्चों, संक्रमण तत्वों में अनचुंबकीय गुण पाया जाता है। क्यों पाया जाता है मैं बता चुका था, आपको पता होगा, क्योंकि इसके डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण ये कैसा गुण शो करते हैं, ये अनुचुंबकीय गुण शो करते हैं। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली हेडिंग आपने बोर्ड पर देख ली होगी, मैंने क्या लिख रखी है। मैंने लिखा है संकुल का निर्माण। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि संकुल होता क्या है। बच्चों, संकुल को इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स। में लिखता हूं, संकुल को इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और ये जितनी भी आप देख रहे हैं संक्रमण तत्व, वो सभी कॉम्प्लेक्स आयंस का निर्माण करते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? मैं बता दूं आपके लिए, ये सभी संकुल आयन का निर्माण करते हैं। ये इसका इंपॉर्टेंट गुण है। संक्रमण तत्व किस प्रकार के आयन बनाते हैं? तो संक्रमण तत्व संकुल आयन यानी कॉम्प्लेक्स आयन बनाते हैं। जानते हैं क्या होता है कॉम्प्लेक्स आयन? मैं बताता हूं, देखिएगा ध्यान से। आपने यौगिक पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो अपना जो नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है, जिसको हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उपसय संयोजक यौगिक, जो अपना अगला चैप्टर है उपसय संयोजक यौगिक, मैं उसकी बात करूंगा। उसमें मैं काफी एक्सप्लेन करूंगा इसको। देखिएगा, मैं कुछ यौगिक के सूत्र लिख रहा हूं। पहला यौगिक का सूत्र लिख रहा हूं, आप देखिएगा, K4 FeCN6। एक मैंने ये सूत्र लिखा है K4 FeCN6। एक और लिखता हूं, देखिएगा, एक मैंने ये सूत्र लिखा है K3COCl6। एक और मैं लिखता हूं, ये मैंने बच्चों आपके सामने कुछ यौगिकों के सूत्र लिख रखे हैं। पहला K4 FeCN6, ये एक सूत्र हो गया। दूसरा मैंने लिखा है K3COCl6 और तीसरा मैंने लिखा है COH2O का होल 6Cl3। ऐसे यौगिक बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाते हैं। आप ध्यान रखना, मैं लिखे भी देता हूं। इनको क्या बोलते हैं? इनको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हिंदी में बोले तो उपसय संयोजक यौगिक। और जब इन उपसय संयोजक यौगिक को हम ध्यान से देखते हैं तो आप देखिएगा यहां पर Fe दे रखा है। Fe दे रखा है, ये Fe क्या है तो आप बताएंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, संक्रमण तत्व है। यहां पर आप CO देखेंगे कोबाल्ट, तो क्या है कोबाल्ट? ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, संक्रमण तत्व है। आप यहां देखिए CO कोबाल्ट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, संक्रमण तत्व है।
अगर मैं इस वाले कॉम्प्लेक्स को, इस वाले यौगिक को, मैं जो आपको मैंने बताया कि ये उपसय संयोजक यौगिक है, अगर मैं इसको तोड़ दूं बच्चों, तो देखिएगा 4K पॉजिटिव अलग हो जाता है, 4K पॉजिटिव अलग हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा, आपको दूसरी तरफ FeCN6 और ऊपर बच्चों 4 नेगेटिव मिलेगा। इधर आप देख रहे हैं 4K पॉजिटिव है, इधर FeCN का होल 6, ऊपर 4 पॉजिटिव। तो ये जो आप टूटा हुआ हिस्सा देख रहे हैं, ऐसे इधर आप तोड़िए तो आपको जो इस तरीके से आयन मिलेगा, ये आयन कहलाता है संकुल। और चूंकि ये आयन है तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे संकुल आयन। आप देख रहे हैं इसमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स यानी संक्रमण तत्व इन्वॉल्व था, इसीलिए ये संकुल आयन का निर्माण करते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि संक्रमण तत्व किस प्रकार के आयन बनाते हैं, तो संकुल आयन बनाते हैं। अब आपसे कोई अगर ये बात पूछ ले कि संक्रमण तत्व संकुल आयन बनाते हैं क्यों, तो उसके पीछे भी मैं बता दूं आपके लिए कि ये जो आप संक्रमण तत्व देख रहे हैं, इसमें 2 चीजें हैं जिसके कारण ये संकुल आयन बनाते हैं। पहला जो कारण है वह है रिक्त डी कक्षक। पहला क्या है, रिक्त डी कक्षक। रिक्त डी कक्षक की उपस्थिति के कारण संक्रमण तत्व कॉम्प्लेक्स आयन का निर्माण करते हैं, संकुल आयन बनाते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन गया कि संक्रमण तत्व संकुल आयन बनाते हैं किसकी उपस्थिति के कारण, तो रिक्त डी कक्षक की उपस्थिति के कारण ये संकुल आयन का निर्माण करते हैं। दूसरी बात बता दूं, जो डी कक्षक के जो परमाणु हैं, उन परमाणुओं का आकार बहुत छोटा होता है, परमाणु का छोटा आकार। तो ये 2 चीजें आप ध्यान रखना। अगर आपसे कोई पूछता है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स यानी ये संक्रमण तत्व संकुल आयन बनाते हैं क्यों, तो आप ध्यान रखेंगे रिक्त डी कक्षक और दूसरा परमाणु का छोटा आकार होने के कारण ये संकुल आयन का निर्माण करते हैं। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तुरंत कमेंट्स बॉक्स में बताइए, मैं सारे पॉइंट्स क्लियर करते हुए आपको एक बहुत ही बेहतरीन जानकारी दे रहा हूं। तो कृपया करके एक लाइक का बटन जरूर दबा देंगे और साथ ही साथ एक कमेंट्स और एक लाइक की बच्चों में बात कर रहा हूं। मोटिवेशन मिलता है, जब लगता है कि हम लाइक मुझे मिल रहा है तो मेरे को एक से एक नई बेहतरीन वीडियो बनाने का मन करता है, वो एक लाइक तो बनता है। अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब चैनल को करने के लिए बताइए ताकि आपको एक बहुत ही बेहतरीन जानकारी प्रोवाइड हो सके। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप देखिएगा मैंने आपके सामने 2 और प्रॉपर्टीज का जिक्र किया है, जिनमें एक प्रॉपर्टीज आप देख रहे हैं रासायनिक सक्रियता और दूसरी प्रॉपर्टीज आप देख रहे हैं मिश्र धातु। तो एक लाइन में अपनी बात को स्पष्ट करूंगा कि जो संक्रमण तत्व होते हैं उसकी जो रासायनिक सक्रियता है वह S तथा P ब्लॉक दोनों की मैंने बात की है, दोनों के एलिमेंट से कम होती है। पॉइंट्स को नोट करना, एलिमेंट से कम होती है। संक्रमण तत्व जो कि डी ब्लॉक में उपस्थित हैं, इनकी जो सक्रियता है वह एस ब्लॉक के एलिमेंट्स और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स दोनों से सक्रियता कम होती है। नोट कर लीजिए। बात अगली है मिश्र धातु की। है क्या ये मिश्र धातु? जब 2 या 2 से अधिक धातुएं परस्पर जोड़ी जाती हैं, जब 2 या 2 से अधिक धातुओं को मिला दिया जाता है,
तो उससे जो नई धातु बनती है उसको मिश्र धातु कहते हैं। दो धातुओं का संयोग मिश्र धातु है। जैसे पीतल की बात करता हूं, पीतल, ये पीतल क्या है? मिश्र धातु। आपको पता है जब 60% Cu कॉपर, कितना? 60%, और 40% जेडन, जस्ता, जिंक भी बोलते हैं। जब 60% कॉपर और 40% जिंक जेडन को मिला दिया जाता है तो पीतल बनती है। और पीतल क्या चीज है? पीतल मिश्र धातु है। क्लियर बात हो गई? Cu क्या है? संक्रमण एलिमेंट है, संक्रमण तत्व है। जेडन क्या है? संक्रमण तत्व है। और जब इन दो संक्रमण तत्वों को मिला दिया गया, चूंकि हम जानते हैं संक्रमण तत्व धातुएं हैं, और दोनों धातुओं को मिला दिया, पीतल तैयार हो गया। तो ये जो संक्रमण तत्व हैं, ये आपको पता चल गया होगा मिश्र धातुओं का निर्माण करती हैं। कितना इजी! आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे चर्चा करता हूं। अगला जो आप गुण देख रहे हैं, मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिख रखा है उत्प्रेरकीय गुण। तो मैं आपके लिए बता दूं बच्चों, ये जो संक्रमण तत्व होते हैं इनमें उत्प्रेरकीय गुण पाया जाता है। किस प्रकार का गुण पाया जाता है इनमें? इनमें उत्प्रेरकीय गुण पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, मैं कारण बताता हूं। इसका सबसे सटीक आंसर क्या है? इसके जितने भी यौगिक हैं, संक्रमण तत्व तो हैं ही, इसके अलावा इसके जितने भी बच्चों यौगिक हैं वो सारे के सारे यौगिक उत्प्रेरकीय गुण दर्शाते हैं। किस प्रकार का गुण दर्शाते हैं बच्चों? उत्प्रेरकीय गुण दर्शाते हैं। हमने एक लाइन में खत्म कर लिया कि संक्रमण तत्व उत्प्रेरकीय गुण दर्शाते हैं। लेकिन अगर किसी ने कारण पूछ लिया क्यों, तो उसको भी सुनिएगा। ये जो संक्रमण तत्व होते हैं बच्चों, आपको पता होना चाहिए इनका जो डी कक्षक होता है, इनका जो डी कक्षक होता है बच्चों, वह आपको पता होना चाहिए अपूर्ण होता है। कैसा होता है? अपूर्ण होता है, जिस कारण ये अपने इलेक्ट्रॉनों का प्रसार करते हैं। और इनका जो डी कक्षक है या फिर फुलफिल्ड हो जाएगा, पूरा भर जाएगा, या फिर बच्चों आपको पता होना चाहिए वह क्या रहेगा? वह हाफ फिल्ड रहेगा। 3 कंडीशन आ जाती है। या हमें पता है इनका डी कक्षक कैसा होता है? अपूर्ण होता है। तो ये 2 तरीके से स्थायी बनने का प्रयास करते हैं। एक फुलफिल्ड यानी पूर्ण पूरित होकर के, एक हाफ फिल्ड यानी कि अर्ध पूरित होकर के। और ऐसा करने के चक्कर में ये एक से अधिक संयोजकताएं प्रदर्शित करते हैं। इस चक्कर में ये एक से अधिक संयोजकताएं प्रदर्शित करते हैं, और जिनको हम लोग क्या कहते हैं आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया भी था, ये परिवर्ती संयोजकताएं दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? ये परिवर्ती संयोजकताएं दर्शाते हैं। फिर सुन लेना, संक्रमण तत्व और इनके यौगिक उत्प्रेरकीय व्यवहार दिखाते हैं, उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इनका जो डी कक्षक होता है वो अपूर्ण होता है। ये 2 तरीके से अपने डी कक्षक को कंप्लीट कर सकते हैं, या तो फुलफिल्ड करके, पूर्ण पूरित करके, या फिर हाफ फिल्ड अर्ध पूरित करके। उस स्थिति को दर्शाने के लिए ये परिवर्ती संयोजकताएं दर्शाते हैं, जिसके कारण इनमें उत्प्रेरकीय गुण आ जाता है। बहुत ही डीप नॉलेज मैंने आपके लिए कराई है। तो मैंने अपने सारे पॉइंट्स आपके सामने क्लियर कर दिए हैं। अगर आपका कोई भी पॉइंट, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं।
इस लेक्चर में आपके लिए इतना ही। मैं लास्ट में एक बार फिर कहना चाहूँगा, ऐसे सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी के लिए सबसे पहले प्राप्त हो सके। आप लोग घर पे रहिए, सेफ रहिए। मैं जल्द ही एक नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।